वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और यहाँ पे बात करने वाले हम लोग MHN के ऊपर मींस मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, जो कि सेकेंड ईयर का है। और यहाँ से दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कम होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें याद करना होगा, बट जो चीज़ें हैं वो आसान होता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, बाकी और सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान है। हाँ, ये बातें हैं कि जो भी क्वेश्चन है लॉन्ग है, चाहे 5 नंबर का भी जो क्वेश्चन है वो आपको 2 पेज 3 पेज का होता है। तो आपको समझना क्या है, जैसे आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं 2 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि चीज़ों को अच्छा से समझे, इसलिए 2 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, मनोरोग नर्सिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। मींस एक साइकेट्रिक नर्स का क्या क्या थ्योरी, क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या उसका सिद्धांत मतलब क्या होता है कि मुख्य बातें जो कि चाहिए ही एक नर्स को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एज ए साइकेट्रिक नर्स। नॉर्मल नर्स नहीं, साइकेट्रिक मतलब मानसिक नर्स के बारे में। तो अगर कोई नर्स अगर मानसिक रोग में या मानसिक चिकित्सा वार्ड में अगर काम कर रही है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को ही सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन अपने आप में आपसे 10 नंबर में भी पूछा गया है और एक क्वेश्चन अपने आप में 5 नंबर में भी पूछा गया है। तो ये नो मैटर है कि इसका आंसर 10 नंबर है तो ज़्यादा हो जाएगा और 5 नंबर है तो कम होगा। ऑटोमेटिक ये ज़्यादा है इसका आंसर। जब आप लिखेंगे इसको ढंग से तो ये जो है 4 पेज का है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बट चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान है। एक नर्स को एज ए साइकेट्रिक नर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और वही तो एक मुख्य बातें होगा जो सिद्धांत बन जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग चलिए देखते हैं। और एक क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डेमनीशिया के ऊपर, मनोभ्रंश के बारे में। तो आप लोग देखिएगा, चीज़ों को समझेंगे। देखिए, तो जो एक सिद्धांत, जो एक प्रिंसिपल होना चाहिए नर्सिंग के लिए, साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए, तो उसी को चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले मूल चीज़ों को जानते हैं कि सिद्धांत तो होता क्या है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में मूलभूत योग्यता, क्षमताएं और सामर्थ्य आदि गुण होते हैं। इन गुणों का विकास भावनात्मक वातावरण में अधिक तेजी से होता है। अतः ये सिद्धांत रोगी की सुरक्षा, सुविधा व विकास के लिए भावनात्मक वातावरण तैयार करने में सहायता करते हैं। वह इसके साथ ही इन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नर्स की ऊर्जा व समय की बचत होती है। देखिए, नर्स क्या है, सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत एक बेसिक गुण है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, और उस सिद्धांत जो होता है वो उसके योग्यता, उसके कैपेसिटी और उसके कैपेबिलिटी, सामर्थ्य के ऊपर जो है कितना एबल है, तो इस चीज़ को उसके गुण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये सब चीज़ जो होता है ये क्या किया जाता है, ये किसी के देखभाल, किसी के उपचारात्मक, सुरक्षात्मक, इन सब चीज़ों में जो है उसके वातावरण में, आसपास की चीज़ों में विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानिए आपके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, कोई क्षमता ही नहीं है, तो क्या आप किसी का आप विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ें है, ये टोटली जो सामर्थ्य, योग्यता, क्षमताएँ, ये आदि गुण जो है ये नर्स के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ जो है एक नर्स को अच्छे बनाता है। और ये सब जो चीज़ें जिसके अंदर है तो उसके अंदर एक सिद्धांत का निर्माण होता है, और उस सिद्धांत के तहत जो है वो रोगी के सुरक्षा देता है, सुविधा देता है, विकास देता है और भावनात्मक वातावरण तैयार करता है ताकि मरीज को उसी वातावरण में उससे सेट किया जाए और ठीक किया जाए। ऐसे सारे चीज़ें जो है वो अपने इस प्रयोग में एक सिद्धांत के जरिए प्रस्तुत करता है। तो वही होता है क्या चीज़, नर्सिंग सिद्धांत। यही होता है मनोरोग में नर्सिंग सिद्धांत। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए। अब देखिए, इसी को जो है अब निम्नलिखित सिद्धांत है, मनोरोग नर्सिंग के सिद्धांत निम्नलिखित है। अब देखिए, ये 12 पॉइंट आप याद रखते हैं, ये 12 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं, मात्र ये 12 से 13 पॉइंट याद रखते हैं, तो ये इसका जो आंसर है देख सकते हैं। आंसर इसका लगभग 8 पेजों में है। आंसर इसका कितना है, 8 पेजों में आंसर है। तो ये अगर 12 पॉइंट ऊपर के सिर्फ याद रखते हैं तो आपका ये इतना 12 जो 10 पेज दिया गया है, और कॉपी में इसी चीज़ को आप लिखेंगे तो जो है कितना में जाएगा, कम से कम 5-6 पेज में तो जाएगा ही जाएगा। अगर रटिएगा तो समझिएगा, तो 3-4 पेज में चीज़ों को आप लोग लिख डालिएगा। और आपको क्या याद करना है, मैं वही बताया हूँ कि सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद रखना है कि आप ये 12 पॉइंट को दिमाग में कैसे, 13 पॉइंट को दिमाग में कैसे डाल रहे हैं। अगर ये 13 पॉइंट आपके दिमाग में है तो इसी 13 पॉइंट से रिलेटेड जो है ना चीज़ें को उसके अंदर में लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे निम्नलिखित में है। पहला पॉइंट क्या है कि रोगी की उसकी वास्तविकता स्थिति में स्वीकार करना। मतलब वास्तविकता स्थिति के मतलब क्या होता है कि उसके रियल कंडीशन, मतलब कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और भर्ती होने वक्त वो अगर उग्र है, वो अगर उसका मानसिक स्थिति खराब है, क्योंकि साइकेट्रिक नर्स हैं आप एक मनोरोग अस्पताल में आप कार्य कर रहे हैं समझिए, या मनोरोग वार्ड में आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसे पेशेंट आए जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब हो, बिल्कुल वो अक्कर बक्कर कुछ भी बोलता हो, गाली बकता हो, खराब गालियाँ देगा, मारने दौड़ेगा, ये सब चीज़ें हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करता है, लोग अस्पताल में भर्ती कराता है उसका परिजन, ताकि वहाँ पे शांत रहे, ठीक किया जा सके, कुछ भी ट्रीटमेंट किया करके। तो वो पेशेंट जब भर्ती होता है तो उस समय कुछ भी आपको बोले, एज ए नर्स आप काम कर रहे हैं उसको सामने, तो वो आपको गाली बोले, कोई आदमी जाता है उसके पास तो गाली बोलता है खराब, या कुछ भी आपको बोले, मारने दौड़े, तो इस चीज़ से जो है आपको घबराना नहीं होगा, आपको उग्र नहीं होना होगा, ताकि आप ये नहीं समझ ले कि ये हमें गाली दे रहा है चाहे कुछ कर रहा है। आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये इसका एक खुद से नहीं, ये इसका क्या है, रोग है, ये इसका मानसिक बीमारी है, जिसके कारण ये हमें गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है या मारने दौड़ रहा है। तो उस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए, इसके रियलिटी को स्वीकारते हुए इस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, देखरेख करना चाहिए। तो यही हो जाता है रोगी की वास्तविक स्थिति में स्वीकार करना। मतलब आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि वो तो दिखाने आया है, उसी चीज़ को इलाज ही कराने आया है। अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो बात कहाँ से बनेगा, तो आप एक नर्स होइएगा नहीं, उसको तो और पागलपन कर दीजिएगा, क्योंकि किसी पागल के साथ जितना भी आप मुँह को लगाइएगा वो उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो यही चीज़ें हैं। दूसरा नंबर है चिकित्सीय उपकरण के रूप में स्वयं की समझ को काम में लेना। अब जो भी अस्पताल है, जो भी चिकित्सीय वार्ड है, मतलब कहा जाए साइकेट्रिक वार्ड, वहाँ पे अनेक प्रकार का उपकरण, जैसे ईसीटी वगैरह हो गया या कोई थेरेपी वगैरह देना हो गया, तो ये सब जो उपकरण, जो भी उपकरण वहाँ पे लगा हुआ है, उसका एक ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान आपके अंदर नहीं है तो क्या होगा, एज ए नर्स अगर हमें किसी मशीन को चलाने का ज्ञान नहीं है उस वार्ड में, तो क्या होगा, वो धारा के धारा रह जाएगा, ना पेशेंट के काम में आएगा और नहीं फिर उससे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका भी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी उपकरण उस वार्ड में चिकित्सक में लगा है, वहाँ पे उसका संपूर्ण ज्ञान होना, समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ होगा तभी तो हम काम में ले पाएंगे ना, वही चीज़ें हैं। तीसरा चीज़ है रोगी में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतत व्यवहार करना चाहिए। अब जो भी रोगी वहाँ पे गया दिखाने, अब वहाँ पे जो मानसिक रोगी होता है अनेक प्रकार के होता है। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाला होगा जो तूफान मचाता रहता है, कोई एकदम मूक बन के रहता है, मतलब एकदम शांत बन के रहता है, उसको कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं रहता है। और कोई रहता है जो मीडिएटर रहता है, वो कभी कभी एग्रेसिव हो जाएगा, कभी एकदम शांत हो जाता है। तो इस तरह के तमाम ऐसे मानसिक रोग वाले मरीज चाहते हैं, तो उसको चाहिए कि आप उसके सुरक्षा को भावनात्मक, इमोशनल, मतलब उसके अंदर के जो भावना है उसको सुरक्षा करें, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका व्यवहार जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वही चीज़ें है, ना कि आप उससे बात बात पे झगड़ ले, बात बात पे उसको बोल ले कुछ ऐसे बात जी उसको ठेस पहुँचे। तो आपका जो बिहेव होना चाहिए एज ए नर्स, उससे उसके बिहेव में मिलना चाहिए, ताकि आप उसके बातों पर सहमति देंगे और उससे जो है विश्वास दिलाएंगे, तो उसके आंतरिक जो व्यवहार है उसमें चेंजेज आएगा। वरना आप उससे मुंह लगाएंगे, आप उसके साथ जुट जाएंगे, तो क्या होगा कि वो और एग्रेसिव हो जाएगा। या अगर कोई मूक पेशेंट है या कोई ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो उसके अंदर जो भावनात्मक रूप से और ज़्यादा वो क्या होगा, उसके अंतरात्मा में ये जगेगा कि वो और ज़्यादा दोषपूर्ण है। तो यही चीज़ें होता है। तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि रोगी में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतत व्यवहार करें। उपकरण के उपयोग में लेने के लिए समझ होनी चाहिए। उसकी रोगी की वास्तविकता को स्वीकार करें। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा है रोगी की स्वीकारात्मक तरीके से विश्वास प्रदान करें। अब जो भी रोगी आता है उसे आपको विश्वास दिलाना होगा कि हाँ आप यहाँ आए हैं तो ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं है। मतलब उसके तमाम तरीका के मानसिक हो या शारीरिक हो, जो भी चीज़ें हो, आपको उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा एज ए नर्स। तो वही होता है रोगी को सकारात्मक तरीके से विश्वास प्रदान करें, मतलब एक सही तरीके से विश्वास प्रदान करें। पाँचवा है रोगी के व्यवहार में बदलाव भावनात्मक अनुभवों के आधार पर लाना। अब ये चीज़ें आपको इमोशनली जो है रोगी के व्यवहार बिहेव में चेंजेज लाना होगा। जैसे कोई मानसिक रोगी है तो उसको आपको एज ए इमोशनली उसके एक्सपीरियंस करके उसके आधारों पे कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, इसको क्या नीड है इमोशनली, ऐसा नहीं है कि फिजिकली, आप उसको इमोशनली उसके अंतरात्मा एक्सपीरियंस को जाने कि हाँ इससे क्या चाहिए, क्या किस लिए ऐसा है, आखिर क्या हो रहा है अंदर इसका। तो उसके फीलिंग को समझना चाहिए और फिर उससे जो है उसको बिहेव में चेंजेस लाने का कोशिश करना चाहिए और नॉर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो वही है कि रोगी के व्यवहार में बदलाव भावनात्मक अनुभवों के आधार पर लाना।
छठा है रोगी में अनावश्यक चिंता की वृद्धि को रोकना। कोई अगर पेशेंट है, उसके अंदर अत्यधिक टेंशन है, अत्यधिक उसके अंदर थिंकिंग हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो उस चीज़ को, चिंता को कम करना, अत्यधिक मतलब अनावश्यक जो चिंता है उसको कम करके और इन सब चीज़ों से बाहर निकालना, ये भी एक नर्सिंग मनोरोग का सिद्धांत है। अब देखिए जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, ये पॉइंट अगर आप दिमाग में रखते हैं तो इसके अंदर अब जितना 2-2, 4-4, 5-5 लाइनें एज ए साइकेट्रिक नर्स आप लोग लिख सकते हैं। बस ये पॉइंट याद रखना है। सातवां यहाँ पे है, देख सकते हैं कितना शानदार पॉइंट है कि उपचारात्मक एवं यथार्थवादी नर्स रोगी संबंध को बनाए रखना चाहिए। देखिए उपचारात्मक मतलब होता है कि पेशेंट रिलेशन जो थेरेपी होता है, जो यथार्थवादी, और उपचारात्मक मतलब नर्स और पेशेंट के बीच एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो एक अच्छे तरीके से उसे ट्रीटमेंट दे, उसके बातों को समझे। मतलब नर्स और पेशेंट के बीच एक अच्छा जो है संबंध होनी चाहिए, यही होता है उपचारात्मक यथार्थवादी नर्स रोगी संबंध। यही है क्या चीज़, पेशेंट नर्स रिलेशनशिप, मतलब पेशेंट और नर्स के बीच क्या चीज़ का, कैसे, किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इस चीज़ को जो है बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है आठवां कि रोगी के व्यवहार को समझने हेतु वस्तुनिष्ठ व अनिर्णायक दृष्टिकोण रखना। मतलब रोगी के व्यवहार को समझने हेतु वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और अनिर्णायक दृष्टिकोण रखना। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी रोगी है उसको व्यवहार को समझने के लिए वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, उद्देश्य रखना चाहिए कि इसका क्या उद्देश्य होगा आगे। तो इसी उद्देश्य से जो है उसके व्यवहार को समझना चाहिए कि ये जो पेशेंट है ये क्या चाहता है, इसे क्या नीड है, मतलब तमाम तरीके की उसको जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उसके उद्देश्य से उसको ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, ताकि वो जो है आप उसके व्यवहार को एज ए नर्स समझ सकें। 9वां पॉइंट है शारीरिक और मौखिक दबाव से यथासंभव बचे। शारीरिक और मौखिक दबाव से यथासंभव बचे, इसका मतलब होता है कि एज ए नर्स कोई पेशेंट है साइकेट्रिक वार्ड में, तो ना वो आपको चाहिए कि उसको नहीं फिजिकली और नहीं ओरली तौर पे आप उसको प्रेशर दे, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहिए। यहाँ तक की कोशिश करना चाहिए कि उसका प्रेशर कम हो जाए, बट प्रेशर आपको देना नहीं है, इससे बचना चाहिए एक नर्स को। प्रेशर देने से हो सकता है उसके माइंड पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगे। 10वां पॉइंट है कि मनोरोग विज्ञान नर्सिंग में रोगी के व्यवहार और उसके कार्यों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अब जो भी हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग है, इसमें चाहिए कि रोगी के व्यवहार को और उसके कार्यों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसका क्या बिहेव है, क्या व्यवहार है, वो कैसा काम कर रहा है, इस चीज़ को जो है समझना बहुत ज़रूरी है एज ए नर्स, एज ए साइकेट्रिक नर्स। 11 नंबर है रोगी के ज्ञान स्तर के अनुसार उसकी देखभाल में काम आने वाली विधियाँ उसे समझाई जानी चाहिए। अब जो पेशेंट आता है उस पेशेंट को चाहिए कि जो भी उसके ट्रीटमेंट में जो भी विधियाँ प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझाया जाना चाहिए। जैसे किसी को अगर दवाई से नहीं काम चलता है तो उसको थेरेपी दिया जाता है, थेरेपी से अगर नहीं काम चलता है तो उसको मशीन थेरेपी दिया जाता है, तो जो ECT वगैरह होता है। तो वही चीज़ें हैं कि तमाम ऐसे विधियों को समझाए जो मरीज के देखभाल में काम आने वाला है। 12 है नर्स द्वारा रोगी की देखभाल के समय नर्सिंग के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब नर्स द्वारा रोगी को जब देखा जाते समय, केयर करते समय नर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि एज ए नर्स एक रोगी को लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हम अपने दिमाग से काम करें, क्या क्या सिद्धांत ध्यान में रखें, ताकि मरीज का कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे एक विकास, उसका मानसिक विकास भी बढ़े, संतुलन अच्छा हो, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार उसका काम किया जाए। इन सारी चीज़ों को जो है पालन करना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट यही है। 13 नंबर में है अन्य सिद्धांत। 13 नंबर में और सारे सिद्धांत जो है हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको सिद्धांत मीन्स क्या कि एक अच्छे गुण जिसके बारे में आप रोगी के बारे में अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, उसके देखभाल में, उसके सुरक्षात्मक वातावरण, ये सब में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सोचकर अच्छे अच्छे चीज़ों को लिखिएगा। एज ए नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और यही तो होता है प्रिंसिपल। तो ये देखिए 12 पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। इस चीज़ को आप लोग अगर गौर से सुने होंगे तो इस 12 पॉइंट में जो है हम इस 8 पेज में जो लिखा है इस चीज़ को हमने कह डाला, समझा डाला। अब आपका ऊपर डिपेंड करता है कि इस 12-13 पॉइंट में कितना चीज़ें को आप लोग याद रखते हैं, कितना चीज़ें याद रखते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जैसे वास्तविकता में उसको स्वीकार करना, रोगी के वास्तविकता में स्वीकार करना, रोगी के लिए उसके बिहेव के अनुसार वर्क करना, रोगी के मानसिक स्थिति सुधारने के लिए उसके साथ संतुलन बनाना। मतलब देखिए आप अपने भी दिमाग से जो है पॉइंट लिख सकते हैं, बट आप एज ए नर्स, एक नर्स के लिए क्या क्या बेटर चीज़ें कर सकते हैं और उसके साथ क्या नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ों को भी इस सिद्धांत में शामिल करना होगा। और उसके अंदर 2-2, 4-4 लाइनें लिखते जाइएगा। तो जितना मैं बोला हूँ इसको आप लोग रिपीट कीजिएगा, देखिएगा
लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं मनोभ्रंश के ऊपर। बाद बाकी अगर जो लोग पूरा अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे डिटेल में सब क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप लोग जाके पढ़ेंगे और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मनोभ्रंश को शुरू करते हैं। मनोभ्रंश क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, मनोभ्रंश। मनोभ्रंश को परिभाषित कीजिए, मनोभ्रंश का वर्गीकरण कीजिए। डिफाइन डेमनेशिया और क्लासिफिकेशन द डेमनेशिया। डेमनेशिया को यहाँ बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया है। देखिए यह एक उपार्जित मनोविकार होता है। उपार्जित मतलब क्या होता है? जो अर्जित किया गया हो, जो कहीं ना कहीं से क्रिएट किया गया हो, वही होता है उपार्जित। तो यह एक उपार्जित मनोविकार है, मतलब मानसिक विकार है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, स्मृति, ध्यान, भाषा आदि प्रभावित होता है। क्या क्या मनोभ्रंश में क्या क्या प्रभावित होता है? सबसे पहले तो जानिए, मनोभ्रंश एक उपार्जित है, जो क्रिएट किया जाता हो, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मेमोरी, ध्यान, भाषा आदि प्रभावित होता है। मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है, और इस बौद्धिक क्षमताओं का जब लोप होगा तो ऑटोमेटिक है मेमोरी भी लॉस होगा आपका। जब बौद्धिक क्षमता खत्म होगा तो आपके अंदर तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो कि विकास आप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी के सामने, वो सारे चीज़ें प्रभावित होने लगेगा। जैसे पर्सनालिटी भी किसी के सामने दिखाते हैं, स्मृति, याद करने वाली चीज़ें जो कभी प्रकट करना हो, ध्यान, भाषा, ये सब जो चीज़ें हैं जो आप किसी के सामने में प्रकट कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें प्रभावित होने लगेगा और धीरे धीरे लोप होने लगेगा, जिससे व्यावसायिक व सामाजिक कार्यों में बाधा आती है। तो वही चीज़ें हैं मनोभ्रंश होता है। मनोभ्रंश क्या है? एक अर्जित किया हुआ यानी उपार्जित किया हुआ एक मनोविकार होता है, जिसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, स्मृति मतलब मेमोरी, ध्यान, भाषा आदि चीज़ें प्रभावित होता है। मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप होता है, जिससे व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों में क्या आता है? बाधा आता है। इस चीज़ को आप लोग को समझना चाहिए। अब इसका वर्गीकरण जो है 2 भागों में किया गया। देख सकते हैं मनोभ्रंश के 2 भागों में बांटा गया, एक है प्राइमरी मनोभ्रंश, दूसरा है सेकेंडरी मनोभ्रंश मतलब द्वितीय मनोभ्रंश। तो ये मात्र 2 भागों में जो है विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया है मनोभ्रंश डेमनेशिया को। तो पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी डेमनेशिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी मनोभ्रंश में क्या है और सेकेंडरी मनोभ्रंश में क्या क्या चीज़ें हैं। प्राइमरी मनोभ्रंश ए व्यय प्रजनन, ए डिजेनरेटिव विकार है। ए व्यय जो है प्रजनन है, जो निरंतर अप्रवर्ती कंटिन्यूअस इरिवर्सिबल तथा इनका कोई कारण नहीं होता। इसमें अल्जाइमर रोग तथा वहिकामय मनोभ्रंश आते हैं। देखिए प्राथमिक मनोभ्रंश होता है कि यह व्यय प्रजनन मतलब ये जो होता है व्यय प्रजनन मतलब यह क्या है? ये इसका कोई कारण नहीं होता है, ये निरंतर अपवर्तित होते रहता है। निरंतर अपवर्ती के मतलब होते रहता है कि अनकंटिन्यूअस होता है, मतलब लगातार यह जो है चेंज होते रहता है, इसका कोई रीजन नहीं होता है, ये समय के साथ जो है चेंज होते रहता है, और वही होता है प्राथमिक मनोभ्रंश। और ये क्या होता है? ये व्यय प्रजनन मतलब डिजेनरेटिव विकार होता है। ये व्यय प्रजनन होता है और यह निरंतर अपवर्तित होता रहता है, इसका कोई कारण नहीं होता है। इसमें अल्जाइमर रोग तथा वहिकामय मनोभ्रंश आते हैं। ये एक प्राइमरी है, और प्राइमरी में वो चीज़ें होता है जो सबसे मुख्य होता है। तो ये जो होता है व्यय प्रजनन होता है, मतलब डिजेनरेटिव होता है, और साथ में इसका निरंतर जो है अपवर्तित होते रहता है, इसका कोई कारण नहीं होता है। इसमें अल्जाइमर और वहिकामय मनोभ्रंश आते हैं। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, अल्जाइमर और वहिकामय कौन सा है। देखिए अल्जाइमर रोग के बारे में हल्का जान लीजिए। यह जराकालीन और वृद्धावस्था से पूर्व 60 वर्ष से कम आयु होने वाले मनोभ्रंश का सबसे साधारण व्यय प्रजनन कारण है। यह स्मृति को नष्ट करता है व व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। देखिए देखते होइएगा अक्सर कि क्या करता है यह अल्जाइमर रोग जो होता है ना, ये बुढ़ापा आने से पहले जो है ये पकड़ता है आदमी को। यह जराकालीन या वृद्धावस्था से पूर्व होने वाला मनोभ्रंश है, जो सबसे साधारण व्यय प्रजनन कारण है। इसमें होता है कि जो मेमोरी है वो लॉस होता है और व्यक्तित्व पर्सनालिटी को भी प्रभावित होता है। देखते होइएगा कि जब आदमी 60 के आसपास जाता है तो धीरे धीरे उसका जो मेमोरी होता है वो यादाश्त कमज़ोर होने लगता है, उसका जो पर्सनालिटी होता है वो भी प्रभावित इफेक्टिव होने लगता है। और यही जो होता है अल्जाइमर रोग होता है। मीन्स 60 वर्ष से पहले जो है वो वृद्धावस्था में जो भी मनोभ्रंश होता है, और यह साधारण होता है, यह स्मृति को नष्ट करता है और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग में। तो हम लोग प्राइमरी में क्या देखे थे? अल्जाइमर और वहिकामय मतलब वैस्कुलर डेमनेशिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वहिकामय मनोभ्रंश। वहिकामय मनोभ्रंश क्या है? इस विकार में सेरेब्रम में रक्त का प्रवाह कम होने से बौद्धिक कार्यप्रणाली में गिरावट आ जाती है, जिससे व्यक्ति की चाल, दैनिक कार्य, बोलचाल व स्वाद पहचानने में कठिनाई आती है। यह रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है। देखते होइएगा कि जब धीरे धीरे आदमी का एज आगे बढ़ता है, 60 के आसपास जाता है, तो उसके जो
वहिकामय होता है। वैस्कुलर डेमनीशिया जो है, वहिका मतलब क्या होता है, नली, जिस नली से खून वगैरह ये सब पास करता हो, फ्लूइड वगैरह। तो इसमें होता है कि इस विकार में जो सेरेब्रम है, जो मस्तिष्क का भाग है, उस सेरेब्रम में रक्त का प्रवाह क्या है, कम होने लगता है। और कम जब ये होगा मेरे ब्रेन में ब्लड का, तो आदमी का जो बौद्धिक कार्य प्रणाली होगा वो प्रभावित आने लगता है, गिरावट आने लगेगा, और व्यक्ति की चाल, दैनिक बोलचाल, स्वाद पहचानने में कठिनाई आने लगता है। और यह पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो दो चीज़ें हम लोग क्या देख चुके हैं प्राइमरी डेमनीशिया में। डेमनीशिया कितने, दो प्रकार का। डेमनीशिया है क्या, तो डेमनीशिया है कि बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट, बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट, जिससे आपको क्या होगा कि व्यक्तित्व प्रभावित होगा, स्मृति लोप होगा, और सारे चीज़ें होगा जिससे बौद्धिक प्रभावित होता है। और वही क्या होता है, आपका मनोभ्रंश होता है। मनोभ्रंश में होता है दो प्रकार के प्राइमरी वर्गीकरण, दो प्रकार से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, तो एक एल्जाइमर रोग होता है, और एक होता है आपका क्या चीज़, वहिका में। वहिका में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है कि वैस्कुलर डेमनेशिया, मतलब इसमें वहिका में, मतलब वहिका से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो वहिका कहा जाए तो एक रक्त का नली वहिका, उसमें रक्त कम जाता है, जिससे मस्तिष्क के सेरेब्रम में रक्त कम जाएगा, जिससे उसका बौद्धिक क्षमता क्या होगा, कार्य प्रणाली में गिरावट आ जाएगा, जिससे उसके दैनिक क्रियाओं में, चाल चलन, दैनिक कार्य में क्या होगा, कठिनाई होगा। और यह रोग पुरुषों में अधिक होता है, वहिका में। और अल्जाइमर रोग क्या था, तो अल्जाइमर रोग होता है कि जब व्यक्ति 60 या उससे कम के उम्र के आसपास जब होता है, उससे पहले जो है ये व्यक्ति में प्रवेश करता है, और उसके स्मृति को, उसके जो भी मनोभ्रंश होता है, और यह सबसे साधारण कारण होता है, कौन, अल्जाइमर रोग। यह स्मृति नष्ट करता है, यह व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। यह जाराकालीन और वृद्धावस्था से पूर्व 60 वर्ष से कम आयु से पूर्व होने वाले मनोभ्रंश का सबसे साधारण प्रजनन है। मतलब जो एल्जाइमर होता है, यह क्या, एक प्रकार का मनोभ्रंश है, और यह क्या होता है, जाराकालीन मीन्स कहा जाए वृद्धावस्था से पूर्व वाले मनोभ्रंश का सबसे मतलब वृद्धावस्था से पहले जो मनोभ्रंश होता है वही क्या है, आपका एल्जाइमर रोग होता है। इसमें स्मृति लोप हो जाता है। तो दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, तो द्वितीयक मनोभ्रंश या द्वितीयक मनोभ्रंश के प्रकार निम्नलिखित है। क्या क्या है प्रकार, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है यहाँ पे पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित। देखिए, पहला हम जो प्राइमरी देखे हैं वो ऑटोमेटिक होता है एज के अनुसार, जिसमें 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के या वृद्धावस्था के दौरान जो है एल्जाइमर रोग होता है, तो उसमें स्मृति लोप हो जाता है। और दूसरा था वही काम है, जो ऑटोमेटिक एज के अनुसार जो है क्या होता है, उसमें सेरेब्रम में ब्लड कम होने लगता है और कम जाने लगता है, जिससे बौद्धिक क्रिया प्रभावित होने लगता है, दैनिक कार्य। तो वो ऑटोमेटिक होने वाला था, उसमें कोई आपका कारण नहीं होता है। बट यहाँ पे कि कोई ना कोई कारण होता है। जो द्वितीयक है, ये कहीं ना, द्वितीयक जो मनोभ्रंश है, इसमें कोई ना कोई कारण होता है। कोई ना कोई कारण मतलब होता है क्या चीज़, कि इसमें कोई ना कोई चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं, या कोई चीज़ का इफेक्ट होगा जिससे होता है। जैसे पहला है पदार्थों के दुरुपयोग से मनोभ्रंश, सबस्टांस एब्यूज डेमिनिशिया। यह अधिक मात्रा में व लंबी अवधि तक एल्कोहल, निश्वसनीय उपशमनकारी विषों, कार्बन मोनोऑक्साइड, औद्योगिक विलायकों आदि के उपयोग से होता है। क्या चीज़ है, नाम से है यह स्पष्ट है, द्वितीयक मतलब कोई ना कोई कारण से। तो एक कारण क्या है, पदार्थों का दुरुपयोग, मतलब कोई एल्कोहल का आदत, निश्वसनीय पदार्थ मतलब जो सूंघने से लेता हो, बहुत चीज़ों का सबका अलग अलग पदार्थों का आदत होता है, और उस चीज़ों से जो प्रॉब्लम उत्पन्न होता है वही होता है क्या चीज़, पदार्थों के दुरुपयोग से मनोभ्रंश। ये द्वितीय कारण होता है। मनोभ्रंश में जानते ही हैं कि बौद्धिक क्षमता प्रभावित होना, व्यक्तित्व प्रभावित होना, स्मृति लोप होना, ये सब मनोभ्रंश का कारण होता है। दूसरा है पिक्स रोग। पिक्स रोग क्या है, तो पिक्स रोग के कारण मनोभ्रंश, डेमनीशिया ड्यू टू पिक्स डिजीज। इस रोग में तंत्रिका बंध कोशिका सूजन हो जाती है। यह रोग प्रायः अधेड़ उम्र में होता है, वह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। जो पिक्स रोग क्या होता है, तो पिक्स रोग में जो तंत्रिका बंध कोशिका है, जो तंत्रिकाओं से बंधा हुआ जो कोशिका है, उसमें सूजन हो जाता है, और सूजन होने के साथ जो होता है, यह अधेड़ उम्र के लोगों में अधिक होता है, और पुरुषों के अपेक्षा जो है किस में अधिक होता है, स्त्रियों में अधिक होता है। और एल्जाइमर रोग किस में अधिक होता है, तो एल्जाइमर रोग जो होता है पुरुषों में अधिक होता है, वहिका में जो है पुरुषों में अधिक होता है, जबकि पिक्स रोग स्त्रियों में अधिक होता है। और पिक्स रोग में होता क्या है कि तंत्रिका बंध जो कोशिका है उसमें सूजन हो जाता है। तो ये चीज़ को समझिएगा, ये भी एक कारण होता है। तीसरा है HIV कारण मनोभ्रंश। यह HIV संक्रमण के कारण होता है। इसके लक्षण स्मरण शक्ति का नाश, मतलब रिमेम्बरी पावर में नाश होना, आवेश का अभाव, इमोशन का अभाव, चौकसी का अभाव, घबराहट, मनोप्रेरक मंदता व व्यवस्था में परिवर्तन। HIV मनोभ्रंश, HIV एक कारण है जो इसके कारण मनोभ्रंश होता है। तो हम लोग जानते हैं HIV संक्रमण होता है, और इसके कारण जो मनोभ्रंश आएगा जिसमें शक्ति, स्मरण शक्ति का नाश,
आवेश में अभाव, चौकसी मतलब स्थायीकरण में अभाव होगा, घबराहट होगा, मनोप्रेरक में मंदता होगा और व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये सब जो है HIV के कारण होता है मनोभ्रंश। अब उसके बाद यहाँ पे है एक, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अब लास्ट वाला देख रहे हैं बिल्सन रोग। देखिए आपको मनोभ्रंश के 2 वर्गीकरण है, कौन कौन, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या लिखिएगा, एल्जाइमर रोग और वहिकामय वैस्कुलर डिजीज। उसके बाद वो दोनों समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा द्वितीयक में जब आइएगा तो द्वितीयक में लिखिएगा कि पदार्थों के कारण मतलब गलत पदार्थों का लत। दूसरा क्या लिखिएगा, पिक्स रोग। तीसरा क्या लिखिएगा तीसरा HIV कारण लिखिएगा। और चौथा लिखिएगा कि बिल्सन रोग के कारण मनोभ्रंश। देखिए यह अलिंगन सूत्रीय विकार मतलब ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। यह क्या है, अलिंगन मतलब अलिंगन सूत्रीय विकार है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। कौन, बिल्सन रोग। तो रोग है। इसके लक्षण जो है लीवर की दुष्क्रिया, विकृति, पेशीय तान मतलब डिस्टोनिया, कंपन मतलब ट्रेमर, सेरेब्रम एटेक्सिया, सामाजिक संबंधों में बिगाड़ तथा गंभीर न्यूरोसिस अथवा सिजोफ्रेनिया होता है। बिल्सन रोग में होता क्या है कि बिल्सन रोग में आपका लीवर प्रॉब्लम होगा, विकृति, पेशीय तान होगा, कंपन होगा शरीर में, सेरेब्रम एटेक्सिया होगा। उसके बाद सामाजिक संबंधों और न्यूरोसिस होगा मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपका इस बिल्सन रोग में होगा। तो ये चीज़ें के देख लीजिए। बिल्सन रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो बिल्सन रोग जो होता है यह एक अलिंगीय सूत्रीय विकार होता है। क्या चीज़, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें लीवर में प्रॉब्लम, उसके बाद पेशीय तान में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आपका क्या चीज़ होगा, न्यूरोसिस विकार सब होगा, सेरेब्रम एटेक्सिया होगा, सामाजिक संबंधों में बिगाड़ होगा, कंपन होगा, लक्षण लीवर की दुष्क्रिया हो जाएगा मतलब जो आपका लीवर का फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा बिल्सन रोग में। पेशीय तान में प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपन होने लगेगा, सेरेब्रम एटेक्सिया हो जाएगा, सामाजिक संबंधों में बिगाड़ हो जाएगा, गंभीर न्यूरोसिस बीमारी हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। ये सब कारण है किसका, डेमनेशिया का। और देखिए डेमनेशिया का जो लक्षण दिखता है वो 3 पीढ़ी में दिखता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। प्राइमरी में हल्का फल्का आदमी का चीज़ें होता है, सेकेंडरी में थोड़ा और बीच में जाता है और तीसरे अवस्था में बिल्कुल चीज़ों को लोप हो जाता है। वही जो लक्षण होता है वही आपका क्या होता है, ये लक्षण 3 प्रकार से दिखाई देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक। तो लक्षण पूछेगा तो इसमें 3 प्रकार से लिखिएगा और तीनों प्रकार में जैसे पहला में जो चीज़ें लिखिएगा उससे बढ़ा के सेकेंड में लिखिएगा और सेकेंड से बिल्कुल बढ़ा के अंतिम अवस्था तृतीयक लक्षण में लिखिएगा। और लक्षण क्या क्या होगा, तो डिमनेशिया में क्या होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होगा, स्मृति लोप होगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें बीमारी है, न्यूरोसिस प्रॉब्लम है तो वो फर्स्ट में कैसे होगा, सेकंड में कैसे होगा, थर्ड में कैसे होगा लिखिएगा। तो ये सारे चीज़ें आप खुद से जो है लिख लीजिएगा। हमने जो बताना था बता दिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि डेमनेशिया जो है 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, पहला प्राइमरी, दूसरा द्वितीयक। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में है एल्जाइमर और वहिकामय रोग। और उसके बाद द्वितीयक में कौन कौन सा है, तो 4 है। कौन है, एक है पदार्थों का दुरुपयोग, दूसरा था कि पिक्स रोग, तीसरा था HIV और चौथा है बिल्सन। आप इतना याद रखिएगा ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा। पिक्स रोग में तंत्रिका बंध कोशिका में सूजन हो जाएगा, यह महिलाओं में अधिक होता है। उसके बाद वहिकामय है मतलब आपके सेरेब्रम में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उससे सारे चीज़ जो प्रभावित होगा वो पुरुषों में अधिक होता है। उसी प्रकार से बिल्सन रोग है, बिल्सन रोग में जो होता है अलिंगियन सूत्रीय विकार है जो क्या करता है, आपके लीवर फंक्शन को डैमेज करता है, पेशीय तान को प्रॉब्लम करता है। उसके बाद न्यूरोसिस विकार करता है, सिजोफ्रेनिया, ये सब जो है कारण होता है किसका, बिल्सन रोग का। उसी प्रकार से आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। देखिए जितना सोचिएगा दिमाग में, माइंड में चलाइएगा याद होगा, सिर्फ देख कर छोड़ दीजिएगा तो याद नहीं होगा। यही चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।